सवालों का जवाब मांग रहा है बिहार। कहां और कब तक भागेंगे आप नीतीश कुमार? हर दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेरे अगर हक की सीटें हैं, अगर मैं उनको मांगना दबाव की राजनीति है तो ये परिभाषा मेरी समझ के परे। फिर हम लोग जाकर के सेवा का अवसर प्राप्त करने की जनता मालिक है, उनको तय करना। नमस्कार, बिहार का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं कुमार राकेश और बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। महागठबंधन में शामिल दलों ने प्रण हमारा संकल्प बदलाव का टैगलाइन के साथ में घोषणा पत्र जारी किया है। तो इस संकल्प पत्र में मुख्य रूप से युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा भी किया गया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार को विशेष राज्य का दर्जा डोनाल्ड ट्रंप नहीं देंगे। साथ ही कहा कि बिहार में अब तक केंद्र की टीम ने आकर नहीं देखा कि बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि बस कुर्सी पाने की होड़ में सब लोग लगे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि यह चुनाव नई दिशा बनाम दुर्दशा का चुनाव है। यह चुनाव नया रास्ता नया आसमान बनाम हिंदू मुसलमान का चुनाव है। साथ ही यदि हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाते हैं तो हम 3 कृषि विरोधी कानूनों को समाप्त करने के लिए पहले विधानसभा सत्र में एक विधेयक पारित करेंगे। ये चुनाव नई दशा बनाम दुर्दशा का चुनाव है। ये चुनाव नया रास्ता और नया आसमां बनाम हिंदू मुसलमान का चुनाव है। ये चुनाव नए तेज नई तरुणाई बनाम फेल तजर्बे की दुहाई का चुनाव है। ये चुनाव खुददारी और तरक्की जिसकी चर्चा आपने की बनाम बंटवारा और नफरत का चुनाव है। कि जनता हमें मौका देती है तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे पहले कैबिनेट में। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं उसको हम लोग माफ करेंगे। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। बिहार की जनता हमें मौका देती है तो पहले कैबिनेट। चलिए, कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी हो गया है और राज्य में जो संकल्प पत्र में प्रमुख बातें कही गई है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि राज्य में खाली 4.5 लाख और 5.5 लाख सरकारी पदों पर सीधे तौर पर भर्ती की जाएगी। कुल मिलाकर के रोजगार पर खास तौर पर फोकस रखा गया है। बिहार चुनाव में सबसे बड़ी बात रोजगार का मुद्दा प्रमुख रूप से छाया हुआ है। जिस तरीके से कोरोना काल में रोजगारी को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और नीतीश सरकार पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि रोजगार को लेकर के सुशासन बाबू ने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई राहत देने की कोशिश नहीं की है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। महागठबंधन के संकल्प पत्र में क्या कुछ खास बातें हैं, क्या कुछ प्रमुख बातें हैं जो वोटर्स को उनकी तरफ खींच सकती है, आकर्षित कर सकती है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ पैनल में शामिल होने के लिए प्रोफेसर अजबर शमसी प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के, साथ ही विपिन शर्मा एज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले प्रोफेसर अजफर साहब आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी किया गया है और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि रोजगार प्रमुख मुद्दा है, कई ऐसी मांगे हैं जो डेटा मेरे पास में मौजूद है, किसानों का जिक्र भी उसमें किया गया है। कुल मिलाकर के किसानों का जिक्र इस तरीके से है कि किसानों के ऋण को माफ किया जाएगा। जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश माफ कीजिएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो घोषणाएं कहीं ना कहीं कांग्रेस के सम्मिलित होने के साथ में कांग्रेस सरकारों के दौरान हुई थी, इसलिए खासतौर पर किसानों की कर्ज माफी का ख्याल रखा गया है। साथ ही कृषि बिल जिसको लेकर के पूरे देश में बवाल लगातार जारी है और किसानों का विरोध, कुछ किसान संगठन ऐसे भी हैं जो इसको कहीं न कहीं इस बिल को किसान विरोधी बिल बताकर के लगातार विरोध में लगे हुए हैं। उन तमाम विषयों का जिक्र किया गया है। अजबर साहब, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं महागठबंधन के संकल्प पत्र को? देखिए, ऐसा है
कि महागठबंधन का जो ये संकल्प पत्र है, ये सोचों का मुरब्बा है। बचपन में कहा जाता था बच्चों के लिए, वही सोचों का मुरब्बा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या बिहार की जनता इस बात पर विश्वास करेगी? बताना चाहिए राजद के लोगों को कि जिनके पूर्वजों ने एक चपरासी की नौकरी देने में, रेल में जमीनें लिखवाई, क्या बिहार की जनता इस बात को यकीन करेगी कि एक चपरासी की नौकरी देने में, रेल में, जिनके पूर्वजों ने जमीनें लिखवाई और वो 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं? ये वो बात कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार के कारण, अपराध के कारण, क्राइम के कारण, करप्शन के कारण जिनको माफी मांगनी पड़ी जनता से अपने पूर्वजों के लिए कि अगर पहले कुछ ऐसी चीजें हुई है तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, क्या जनता ये विश्वास करेगी? देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है, ये लोग मुद्दा विहीन है। ये 10 लाख नौकरी पहले कैबिनेट की बात कर रहे हैं। भाई कौन इन पर विश्वास करेगा? इनके पूरे शासन काल में 15 साल में, लालू जी के शासन काल में, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन 98,000 बहाली हुई और एनडीए में 9 लाख के करीब बहाली हुई। ये नियोजित शिक्षक की बात कर रहे हैं और उन्हें 5 लाख बिहार के अंदर नियोजित शिक्षक की बहाली हुई। क्यों नहीं ये लोग पहले कर रहे? और लगातार नियोजित शिक्षक का जो वेतन है वो उसको बढ़ोतरी की जा रही है, सरकार कर रहा है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला तो कुछ और ही बात बोल रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने साफ तौर पर बीजेपी और माफ कीजिएगा जेडीयू का जो गठबंधन है उसको ठगबंधन की संज्ञा दे दी है। ठीक है, वो कह रहे हैं उनको क्या जमीनी हकीकत मालूम है। सुरजेवाला जी बिहार में आके उनको क्या मालूम है? देश से तो कांग्रेस चली गई, यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी सफाया हो चुका है। और क्यों सफाया हो चुका है? सिर्फ अपने कुकर्मों से, वंशवाद से, परिवारवाद से, यानी कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर के, राहुल गांधी से लेकर के, प्रियंका गांधी, यानी एक परिवार से। क्या है आज उसी का इन्फेक्शस डिजीज, ऐसा डिजीज है जो राजद के अंदर हो गया। वो भी एक परिवार की पार्टी हो गई। आप देख लें उत्तर प्रदेश में वो भी एक परिवार की, मुलायम सिंह जी की पार्टी हो गई। ये सारा जो है ये इन्फेक्शस डिजीज भी ये कांग्रेस से ही पनपा है, क्योंकि कांग्रेस एक परिवार को लेकर के, एक वंश को लेकर के उनके अंदर जो दिमाग में था कि कांग्रेस पार्टी है और उससे वो बाहर निकल नहीं पाए। तो सुरजेवाला जी क्या बोलेंगे? ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पूछना चाहता हूँ कि इस 50 साल से ज्यादा हुकूमत की, अगर ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आज सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, पॉलिटिकली अगर हाशिए पर है अकलियत समाज, तो क्या इस मुल्क के अंदर 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत? चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं इस तमाम मुद्दे पर। लेकिन आरोप आपके ऊपर भी लगे हैं ध्रुवीकरण के, जिन्ना को जिस तरीके से आप लेकर के आए हैं, और साफ तौर पर अगर बिहार में राजद की सरकार आती है तो आतंकी पनाह लेंगे, इस प्रकार के बयान आपकी पार्टी की तरफ से भी आए हैं। चलिए राजेश राठौड़ साहब, आप चर्चा में शामिल हुए, आपका भी स्वागत है न्यूज इंडिया पर। लेकिन उससे पहले मैं विपिन शर्मा साहब के पास में आना चाहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। विपिन शर्मा साहब, जिस तरीके से बिहार की राजनीति लगातार चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, लगातार राजनीतिक बयानों से गरमाई हुई है, और आज महागठबंधन का जिस तरीके से संकल्प पत्र जारी हुआ है और प्रमुख बातें हैं, उन बातों को समझना चाहूंगा। जिस कर्ज माफी की बात की गई है, किसान बिल को लेकर के पूरे देश में कुछ किसान संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं, उसको भी भुनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। दूसरी बात ये, जिस कर्ज माफी को लेकर के राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई थी, उसका जिक्र खासतौर पर किया गया है। क्या और राजस्थान और मध्य प्रदेश का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि वहां पर बीजेपी विपक्ष में है और बीजेपी का अभी तक यही आरोप है कि संपूर्ण कर्जमाफी की बात हुई थी लेकिन तक कर्जमाफी नहीं की गई है। क्या वाकई में जिस तरीके से कर्जमाफी को यहां पर संकल्प पत्र में शामिल किया गया है, क्या बिहार में भी वैसा ही होगा और फिर बाद में अगर सत्ता में आते हैं तो विपक्ष के आरोप तैयार रहेंगे? किस तरीके से देख पा रहे हैं महागठबंधन के संकल्प पत्र को, विपिन शर्मा साहब? बिल्कुल निश्चित बात है कि जब संकल्प पत्र में काफी चीजों की घोषणा होती है, लेकिन जब असलियत आती है और समय आता है तो वहां पर मैं ये इसमें सब राजनीतिक दलों को शामिल करूंगा, सब एक जैसे बन जाते हैं, क्योंकि जो कथनी और करनी में फर्क हो जाता है। बहुत बड़े चुनावी जुमले होते हैं, आप जब चुनाव के मैदान में उतरते हैं, लोगों के साथ रूबरू करते हैं, लोगों के समक्ष जाते हैं, तो वहां पर आप हाथ जोड़कर ये गुहार लगाते हैं कि आप अगर हमारे को मौका देंगे 5 साल
आपको सरकार चलाने का, सरकार में हमें आप वो गद्दी पे लेके जाएंगे, सत्ता देंगे, तो वहां पर हम ये विकास के कार्य करेंगे। लेकिन असल मुद्दे में जब 5 साल बीत जाते हैं तो वहां पर बहुत कम विकास होता है। तो लेकिन यहाँ पर अगर आप बिहार की खास तौर पे बात करें तो यहाँ पर एक बात निश्चित है कि अगर सुशासन बाबू की बात करें, नीतीश कुमार जिसके नाम से जाने जाते हैं, कि जो एक क्राइम की बात होती थी यहाँ पर, जिस तरह के एक डॉक्टरों में खौफ था, हर समुदाय में एक तरह का खौफ था, एक जंगल राज बोला जाता था, तो वो उसमें काफी कमी आई है। और यहाँ पर ये देखा जाए कि ये बोले कि राम राज्य आ गया, राम राज्य वाला अभी वो चीज बहुत दूर है, वो बोलना बिल्कुल सरासर गलत होगा, क्योंकि अभी काफी विकास के कार्य करने बाकी हैं। नीतीश कुमार की अगर बात करें और एनडीए अलायंस की बात करें तो यहाँ पर अभी काफी काम बाकी है। लेकिन अगर पिछले आप सालों की बात करें या पिछले सरकारों की बात करें तो यहाँ पर उसके मुकाबले देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता सब जानती है, और वही जनता सुपड़े साफ भी कर देती है वक्त आने पर। जब लोकतंत्र के पर्व जिसको चुनाव कहा जाता है, तो वहां पर सत्ता पे भी ले जाने वाली जनता ही है और जनता सुपड़े भी साफ कर देती है। तो यहाँ पर यह देखना है कि जब कोरोना काल में, क्योंकि विश्व का ये पहला चुनाव है जो सबसे बड़ा, क्योंकि 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए जब चुनाव लड़े जाएंगे और 3 चरणों में ये चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो ये निश्चित बात है बहुत चुनौतियां हैं। और यहाँ पर सरकार के पास भी और जो बाकी राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी जो वायदे करे हैं, तो ये देखना है कि सही मामले में बिहार का विकास कैसे हो। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की अगर विडंबना कहे, एक कड़वा सच ये भी है कि यहाँ पर जिस तरह की एक ओछी राजनीति होती है, मैं यहाँ पर फिर दोबारा मैं सारे राजनीतिक दलों को शामिल करूंगा, भ्रमित करने का जो काम करती है एक आम आदमी को, वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है और शर्मनाक बात है कि आप हर चीज एक धर्म, जाति और उसपे आप बांट देते हैं लोगों को। यहाँ पर ये देखना है कि एकजुटता करनी है, क्योंकि चुनौतियों का भरमार है। एक तरफ चीन का अतिक्रमण एलएसी पर और दूसरी तरफ कोरोना का संक्रमण। तो यहाँ पर ये देखना है कि देश को उभारना भी है उस वैश्विक महामारी के दौर से, कोरोना काल से। तो यहाँ पर कुछ मामलों में एकजुटता होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर हमने कोरोना काल में भी देखा, जब प्रवासी मजदूरों को वो मजबूर हो गए पलायन करने के लिए, वहां पर क्या कारण था? उसका मुख्य कारण यह था कि राज्य सरकारों में और केंद्र सरकार में आपस का तालमेल वो बैठ नहीं पाया, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलता रहा, उसने थमने का नाम नहीं लिया। उसके कारण एक मजदूर, एक प्रवासी मजदूर मजबूर हो गया और वो दृश्य देखने पड़े जो विचलित करने वाले, जब गर्भवती महिलाओं को इतने लंबे सफर पर सड़कों पे उतरना पड़ा और बैग जो थे वो उनको ट्रॉलियों का काम करना पड़ा, बच्चों को लाद कर ले जा रही हैं औरतें। कितने ये देश के लिए कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सवाल खड़ा हुआ था विपिन शर्मा साहब, सवाल खड़ा हुआ था विपक्ष का भी, बिल्कुल विपक्ष का भी सवाल वही था। नहीं बिल्कुल, ये महज एक राज्य की बात नहीं है, ये महज एक राज्य की बात नहीं है। कई जगहों पर जहां पर पलायन की समस्या आई और जो प्रवासी मजदूर थे, अक्सर वो लोग कैसे घरों पर पहुंचे हैं, उनकी पीड़ा वही जानते हैं। राजेश राठौड़ साहब के पास आना चाहूंगा। राठौड़ साहब, सीधे तौर पर आरोप लगा है हिंदू मुसलमान कर रही है कांग्रेस पार्टी, किस तरीके से देखते हैं महागठबंधन के संकल्प पत्र को और इस आरोप को किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी का सीधा आरोप है आप हिंदू मुसलमान करने को तैयार बैठे हैं। मैं इन ऐसे बेतुके सवाल का मैं जवाब ही नहीं देना चाहता। मेरा सवाल मात्र एक है कि 15 साल में नीतीश कुमार के शासन काल में किन किन क्षेत्रों में विकास हुआ, जनता के लिए कौन कौन से काम किए गए, नरेंद्र मोदी जी द्वारा 6 सालों में बिहार के लिए क्या क्या किया गया, कोरोना काल में बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधान के मुख्यमंत्री क्यों बिहारियों को प्रताड़ित किया, क्यों बिहार के मुख्यमंत्री बिहारियों को बिहार आने से रोका, क्यों बिहारियों को पैदल चलना पड़ा। 1 करोड़ से अधिक बिहारी, हमारे जो बिहार के भाई बहन बच्चे बच्चियां सब महाराष्ट्र से, आंध्रा से, दिल्ली से, राजस्थान से, कर्नाटका से पैदल क्यों चल के आए, क्यों चलने के दौरान सैकड़ों की मौत हो गई। एक बड़ा प्रश्न है, बेरोजगारी बिहार में क्यों बढ़ गई, हत्याएं क्यों बढ़ रही हैं, महिलाओं पे अत्याचार क्यों हो रहा है। इन सब मुद्दों पे चुनाव होना है। सृजन जैसे 55 घोटाले बिहार में हुए, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने मेरे मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया था, उसका जांच क्यों नहीं हुआ, जांच हुआ तो दोषी क्यों हुआ। क्या इसी से बचने के लिए मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी एक हुए? हम इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के, लेकिन आरोप तो आपके ऊपर जिन्ना, लेकिन आरोप तो आपके ऊपर जिन्ना, आरोप तो आपके ऊपर यह भी है कि जिन्ना के समर्थक को आपने टिकट दिया है। मेरे सवाल, आपके सवालों के जवाब राजेश राठौड़ साहब, राजेश राठौड़ साहब मेरी बात सुनिए। आरोप तो आपके ऊपर ये भी है। राजेश राठौड़ साहब, सवाल सुन लीजिए। आप लोग थोड़ा सा सुनने की, क्योंकि बिहार चुनाव पर महत्वपूर्ण चर्चा है, इसलिए सुनने की आदत भी डालना जरूरी है।
आरोप तो आपके ऊपर यह भी है कि जिन्ना के समर्थक को आपने टिकट दिया है। अरे मैं उनके उस बेतुके सवाल के तिबारा जवाब नहीं देना चाहता हूँ। पिछले बार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज के गृह मंत्री ये कहे थे कि बिहार में महागठबंधन जीतेगा तो पाकिस्तान में फटाका छूटेगा। उनके छोटे मियाँ जो गृह राज्य मंत्री हैं वो कहते हैं कि बिहार में महागठबंधन जीतेगा तो जम्मू कश्मीर से आतंकवादी आ जाएगा। और गिरिराज सिंह पिछले बार कहे थे कि जब अररिया चुनाव जीतेगा तो बिहार अपराधियों का अड्डा हो जाएगा। चलिए अजबर साहब से जवाब ले लेते हैं, अजबर साहब से जवाब ले लेते हैं, राठौड़ साहब जवाब ले लेते हैं, राठौड़ साहब जवाब ले लेते हैं। अजबर साहब मेरी आवाज आ रही है, उससे पहले अरविंद निषाद साहब जुड़े हैं, अरविंद निषाद साहब जुड़े हैं मेरे साथ, रोकना चाहूंगा। अरविंद निषाद साहब मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। आपका स्वागत है निषाद साहब चर्चा में शामिल होने के लिए। अजबर साहब सीधा आपके पास में आना चाहूंगा। ध्रुवीकरण की कोशिश आप करते हैं और सीधा आरोप आप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कांग्रेस कर रही है। लगातार गिरिराज सिंह का जिस तरीके से बयान आया है, जोली विधानसभा को लेकर के जिस तरीके से आपने साफ तौर पर यह कहा कि जिन्ना के समर्थक को टिकट दिया गया है, कहीं ना कहीं भारतीय संविधान भी तो है। भारतीय संविधान अगर उस्मानी को चुनाव लड़ने से रोकता है तो सवाल खड़े होते हैं, लेकिन भारतीय संविधान उसी उस्मानी को चुनाव लड़ने की इजाजत भी देता है। किस तरीके से आप बोल सकते हैं इस प्रकार के बयान? देखिए, इस मुल्क के अंदर टू नेशन थ्योरी ये जिन्ना ने ही किया था और उसी टू नेशन थ्योरी का परिणाम था कि पाकिस्तान अमल में आया और इस्लामिक राष्ट्र बना। आज उसी मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और उनकी क़यादत को मंजूर करने वाले लोग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ये जिन्ना 2 के लोग, तो कांग्रेस का तो साफ चेहरा सामने आ गया कि इस मुल्क के पार्टीशन में जो टू नेशन थ्योरी थी और टू नेशन थ्योरी में मोहम्मद अली जिन्ना जो इस्लामिक राष्ट्र बनाए उसमें भी कांग्रेस का हाथ था। और आज उस बात को साबित कर दिया कि वही लोग जो उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनके फोटो को लगाए हुए हैं और जिन्ना की वकालत कर रहे हैं, कांग्रेस ने उनको अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया। तो इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। हेलो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिनका चाल चरित्र और चेहरा ये सब सामने आ चुका है। उस्मानी का तो बयान भी है, लेकिन अजगर साहब उस्मानी का तो सीधा बयान भी है। पहले संसद से आप जिन्ना की तस्वीर हटवाइए, उसके बाद में मेरे ऊपर बात करिए। साफ तौर पर कह रहे हैं देखिए वो क्या कह रहे हैं। मैंने तो आपको इतिहास और तारीख रख दिया। आज भी हैं लोग जो जिन्ना 2 की वकालत कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो कांग्रेस ही पार्टी है जिसने मुसलमानों का इस्तेहसाल, शोषण और एक्सप्लॉयटेशन किया और उनका वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन आज इस मुल्क के अकलियत भी इस बात को समझ रहे हैं कि इनको घेटो मेंटालिटी से अलग होना पड़ेगा और जिस प्रकार से उनके जज्बातों को उभार करके कांग्रेस पार्टी टकराव के रास्ते पर लाना चाहती है और उनको विकास से दूर रखना चाहती है ताकि हम एक वोट बैंक, बल्क वोट बैंक उनका लें। लेकिन ये कांग्रेस की चौधराहट खत्म हो गई, क्योंकि आज का युवा, आज की नौजवान मुस्लिम लड़कियां जो एट ए ग्लांस 3 तलाक से प्रताड़ित होती थी, आज वैसे मुस्लिम लड़कियां नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल के साथ लौटूंगा अजबर साहब महत्वपूर्ण सवाल के साथ लौटूंगा। अजबर साहब महत्वपूर्ण सवाल के साथ में लौटूंगा। मनीष यादव प्रवक्ता आरजेडी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पैनल में शामिल हुए हैं। अजबर साहब सवाल छोड़ के जा रहा हूं, वही युवा रोजगार भी मांग रहा है और 46% सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक जो बेरोजगारी दर है 46% के आसपास है बिहार में। इस पर आपका जवाब लूंगा। मनीष यादव साहब, महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी हुआ है, रोजगार की बात की गई है, किसानों की कर्ज माफी की बात की गई है, लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी का आरोप है, रणदीप सुरजेवाला का बयान है, बाकायदा कोट करना चाहूंगा उस बयान को, बिहार में ठगबंधन है भाजपा का, बीजेपी, जदयू और एलजेपी, कुल मिलाकर के नीतीश कुमार ने बिहार की पीठ में छुरा घोंपा है, ये कोट करना चाहूंगा। साथ ही ये भी कहा है कि ये हिंदू मुस्लिम बनाम विकास का चुनाव है। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? और सीधे तौर पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि रणदीप सुरजेवाला हिंदू मुस्लिम करने आ गए हैं। नहीं, ये तो हमारा मुद्दा तो हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम की खेती करना हमारा काम नहीं है। ये खेती करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। जो खेती जो है करके ये लोगों को माने बर्बाद कर चुके हैं, तबाह कर चुके हैं, लोग भूखे मर रहे हैं।
ये जब लोग जो है पैदल चल रहे थे कोरोना में और पुलिस जिसको बेतहाशा पीट रही थी, ट्रेन में लोग प्यासे मर रहे थे, जो महिला थी उसका बच्चा रो रहा था, मृत महिला का बच्चा दूध पी रहा था, और इस तरह की दर्दनाक जो हरकत हुई, उसके लिए जिम्मेदार लालू यादव है, उसके लिए जिम्मेदार लालू यादव है। नहीं तो आप बात देखिए ना पूरे। आपका विपिन जी आऊंगा, विपिन जी आऊंगा मैं आपके पास, विपिन जी जवाब ले लें दीजिए, एक बार आऊंगा मैं आपके पास, विपिन जी आऊंगा, विपिन जी मैं आऊंगा आपके पास में, आपसे कंक्लूजन लूंगा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, मैं लौटूंगा आपके पास में, जवाब ले लेने दीजिए मुझे। किस आधार पर आप वोट मांग रहे हैं? वोट मांगने के लायक है? आपकी जीडीपी बांग्लादेश से जो है कम गई है। चलिए ठीक है विपिन जी, मैं एक छोटे से सवाल, विपिन जी मेरा विपिन जी, आपके संकल्प पत्र में किसानों की कर्ज माफी शामिल है, आपके संकल्प पत्र में किसानों की कर्ज माफी शामिल है, राजस्थान और जो आजादी के लड़ाई में शामिल, विपिन जी मुझे सुन पा रहे हैं ना? सर्टिफिकेट दे रहे हैं विपिन जी विपिन जी मेरा सवाल सुनना जरूरी है, मेरा सवाल आप सुनिए। आपने अपने संकल्प पत्र में किसानों की कर्ज माफी की बात कही है, राजस्थान ज्यादा दूर नहीं है, मध्य प्रदेश ज्यादा दूर नहीं है, विपक्ष का सीधा सा आरोप है संपूर्ण कर्ज माफी को लेकर के सत्ता में आए थे लेकिन अभी तक किसान तड़प रहे हैं, सीधा आरोप है। फिर आपने बिहार में किस तरीके से आप बात कर सकते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि अब अगर आप किसान कर्ज माफी की बात करते हैं तो वो हर राजनीतिक दल जो है चुनाव के समय आकर बड़े प्रलोभन देता है जनता को, और यहाँ पर सब उसमें शामिल है। इसलिए मैं संतुलित होकर बात करना चाह रहा था, अपना जो मैंने विचार रखे, अपना जो पक्ष रखा, वही मैंने बात बोली कि इसमें सब राजनीतिक दल एक जैसे हैं। यहाँ पर 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन मुद्दा ये है कि जो पहले बोलने दीजिए, कल बात है, सार्थक चर्चा रहने दीजिए, पहले बात बोलने दीजिए, बात पहुंचने दीजिए दर्शकों। आऊंगा यादव साहब, आऊंगा यादव साहब, आऊंगा यादव साहब, बीच में इंटरप्ट नहीं प्लीज, यादव साहब प्लीज मैं आऊंगा आपके पास में, प्लीज एक बार मुझे बात सुनने दीजिए। मैं ये बात बोलना चाहता हूं, देखिए ऐसा है कि एक वो दौर निकल गया जब बुनियादी मुद्दे क्या हुआ करते थे विधानसभा के चुनावों में, राज्य के चुनावों में, सड़क, बिजली, पानी। अब हम बात करते हैं विकास की। आप ओवरऑल चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है, शर्मनाक बात यह है कि यहाँ पर फिर धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है। और अभी आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, खास तौर पे मैं बोलना चाहूंगा कि 2017 का जो चुनाव था उत्तर प्रदेश का विधानसभा का, और उसके बाद जो 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, तो एक बहुत बड़ा नया ट्रेंड जो उभर के आया कि वो जाति और इन बाकी समीकरणों से ऊपर उठकर वहां की जनता ने चुनाव में अपनी शामिल हुए। और यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपने राज्यों को और देश का विकास करना है सही मामले में, तो आपको विकास को तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन फिर घूम फिर के हम लोग, अगर आप विकास के मुद्दे से भटकते हैं, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की भी बात करें तो डे 1 से, जब 2014 में पहली बार वो उनको बहुमत मिला, उसके बाद उससे बढ़कर 2019 में प्रचंड बहुमत मिला, जनता ने उन पे विश्वास जिताया, तो डे 1 से उनका एक विकास पे तवज्जो रहा है। लेकिन घूम फिर के फिर वही, क्योंकि कुछ मामले जो राष्ट्र हित के होते हैं वहां पर एक सुर में सुर मिलाना चाहिए, कदम से कदम मिलाना चाहिए। आप बताइए क्या नौबत आ गई थी कि जब एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 वार्ताकार नियुक्त कर दिए थे कि शाहीन बाग के आंदोलनकर्ताओं से बात करी जाए, जबकि पहली बात तो यह है कि जो सीए था, नागरिक संशोधन कानून, वो किसी नागरिकता छीनने के लिए कानून ही नहीं है, वो तो नागरिकता देने का कानून था, लेकिन वहां पर भी भ्रमित करा गया लोगों का। तो यहाँ पर यह देखना है कि आपने देश को आगे कैसे ले जाना है, यहाँ पर राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का आपस में तालमेल कैसे बैठे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हमने हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है तो स्वदेशी भी अपनाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आपकी सरकार की, अब सरकार से अगर आप सवाल जवाब पूछते हैं वर्तमान सरकार से, तो उनसे पूछना पड़ेगा कि जो आपकी महत्वाकांक्षी योजना है, गंभीरता से चर्चा जरूरी है, गंभीरता से मुद्दों को लेकर के चर्चा जरूरी है। घोषणा पत्र और विजन डॉक्यूमेंट अपना अस्तित्व रखते हैं, लेकिन उन विजन डॉक्यूमेंट पर कितना काम होता है ये सोचना और करना आवश्यक है। अजबर साहब, विपिन शर्मा साहब, समय की काफी कमी है, प्लीज अजबर साहब सीधा सवाल, फाइनल कमेंट और अंतिम प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा। लगातार दम ठोकते रहे, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अभी तक मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। विपक्ष का भी सीधा सवाल है और मेरा भी स्टूडियो से आपके लिए सीधा सवाल है, ऐसे कैसे डबल इंजन की सरकार जो अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला सकी है? जी देखिए, ऐसा है कि 2005 और 6 में राजद के शासनकाल में राज्य का बजट 22,000 करोड़ था और 2020-21 में ये बढ़कर 2,11,000 करोड़ हो गया। तो फर्क तो साफ है, ये तो कहीं पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एनडीए जो है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार विकास और विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है।
ये मुद्दा विहीन है, ये दिशाहीन है। लेकिन पैकेज तो 1.25 लाख करोड़ का भी था। पैकेज तो 1.25 लाख करोड़ का भी था। सवाल, अरे भैया, पैकेज 1.25 लाख करोड़ का भी था। अजबर साहब, सवाल खड़े होते हैं योजनाओं को लेकर के। 1.25 लाख करोड़ के बाद तो फिर 44,000 करोड़ दिया गया। तो कहने का मतलब है कि ये सारा का बिहार में ही खर्च हो रहा है, उसके विकास में खर्च हो रहा है। आज पूरी कनेक्टिविटी, बिहार के अंदर आप 5 घंटे में किशनगंज से पटना पहुंच सकते हैं। डिबरी और लालटेन से आप एलईडी युग में आ गए। तो जब डिबरी और लालटेन, चलिए, शायद बहस जिन मुद्दों को लेकर के की जाती है, जिन मुद्दों को लेकर बहस की जाती है, वो मुद्दा राजनीति की तरफ मुड़ जाता है। तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। और सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या वाकई में बिहार की राजनीति को लेकर के अब सिर्फ बयानबाजी रह गई है, या वाकई में जिन मुद्दों को लेकर के चर्चा गंभीरता के साथ में होनी चाहिए थी, उन मुद्दों पर चर्चा होती है। विजन डॉक्यूमेंट तमाम राजनीतिक पार्टियां जारी करती है, लेकिन उन विजन डॉक्यूमेंट पर कितना काम होता है, और 5 साल में एक बार फिर से चुनाव आ जाते हैं। देखना होगा अब की बार बिहार का भविष्य कैसा रहता है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सवालों का जवाब मांग रहा है बिहार। कहां और कब तक भागेंगे आप नीतीश कुमार? हर दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं।